अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें हमने तज़किरा किया था कि रिकंसिलिएशन क्यों बनती है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि बैंक के साथ जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे लेजर में और बैंक के साथ जो हमारे बैलेंसेस हैं उनमें फ़र्क क्यों आता है। ब्रीफली अगर मैं रिव्यू करूं तो हमने ये बात की थी कि जब भी बैंक की ट्रांजैक्शन, ख़ास तौर पे जब आप चेक्स के थ्रू डील करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो चेक आप इशू करेंगे वो उसी वक्त फ़ौरन बैंक से कैश हो जाएगा, या जो चेक किसी कस्टमर से आपको मिलेगा वो आप उसी वक्त बैंक में डालेंगे और अगले ही लम्हे आपको पैसे मिल जाएंगे। बल्कि ये मुमकिन है कि वो चेक क्लियरिंग में जाएंगे और क्लियरिंग के 2 या 3 दिन के प्रोसेस के बाद वो पैसे आपके अकाउंट में आ रहे होंगे। आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो इमीडिएटली कर लेंगे। जैसे हमने कहा कि किसी पार्टी से मुझे चेक वसूल हुआ है तो मैंने एंट्री डाली बैंक डेबिट और कस्टमर क्रेडिट, लेकिन बैंक डेबिट तो मैंने कर लिया है लेकिन मेरे बैंक में पैसे अभी नहीं पहुंचे। पैसे शायद 2 दिन 3 दिन के बाद पहुंचेंगे। इसी तरह जब मैंने किसी सप्लायर को चेक जारी किया है, इशू किया है, तो भी मैंने तो एंट्री डाल दी है सप्लायर डेबिट और बैंक क्रेडिट, लेकिन वो पैसे सप्लायर ने पता नहीं चेक कब जमा कराना है, और फिर जब वो जमा कराएगा तो उसके भी 2 3 दिन के बाद जाके पैसे मेरे अकाउंट से निकलेंगे। तो इस प्राइमरी ये रीजन। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे चार्जेस भी बैंक डिडक्ट कर रहा होता है आपके अकाउंट से, जो कि वो मुख्तलिफ सर्विसेज के अगेंस्ट गाहे बगाहे काटता रहता है, और वो आपसे पूछ के नहीं काटता, वो जस्ट काट लेता है। सो आपको कैसे पता चलेगा? जाहिर है जब आप वो बैंक से उसका स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें बैंक ने इतने पैसे चार्ज कर लिए हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंट में, आपके मेरे ज़ाती अकाउंट में, तो आमतौर पे एसएमएस अलर्ट्स लग जाते हैं कि अगर कोई जैसे ही बैंक में पैसे निकलेंगे तो मुझे एसएमएस आ जाएगा कि जी आपके अकाउंट से 10,000 कट गए। क्यों कट गया है वो उसके आगे कोई ब्रीफ की बात लिखी हुई होगी, या आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए हैं। इस किस्म के एसएमएस अलर्ट्स इंडिविजुअल अकाउंट्स पे मिल लग जाते हैं, लेकिन बिजनेस अकाउंट्स पे आमतौर पे इस तरह के एसएमएस अलर्ट आमतौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जाहिर है कि वो बिजनेस किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं होता, वो किसी कंपनी के नाम पे होता है। और कंपनी का कोई यानी इस तरह से यानी एसएमएस नहीं होता ना, यानी कंपनी का कोई ऐसा नंबर नहीं होता कि जिस पे एसएमएस जा रहे हैं। ऑल दो कि हो सकता है हम किसी बैंक से रिक्वेस्ट करें तो कोई खास हमारे लिए ऐसी सर्विस निकाल भी ले, और या हो सकता है कुछ देते भी हों, लेकिन आमतौर पे ये मुमकिन नहीं होता। वैसे भी एक कॉरपोरेट में बहुत सारे बैंक अकाउंट चल रहे होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें मेरी अपनी ही कंपनी में कोई 30 35 के करीब बैंक अकाउंट होंगे। अब ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि मैं उन सारों के एसएमएस अलर्ट लगवाऊं, और फिर अगर वो लग जाएं तो फिर वो मुझे मैसेज आ रहे हो तो सब कुछ मिक्स होगा, और फिर इतनी ट्रांजैक्शन हो रही होती है कि यू कांट ट्रैक, यानी आपका वो ना ट्रैक ही लूज हो जाता है कि यार ये कौन से पैसे हैं और ये कौन से पैसे हैं। इंडिविजुअल में तो हमें पता होता है कि हमारी महीने में 5 10 ट्रांजेक्शन होती हैं, वो भी हमें याद होता है कि यार वो फलाना का चेक जमा कराया हुआ है, वो एक चेक होता है, दूसरे तीसरे दिन मैसेज आता है तो मुझे याद है हाँ 50,000 जमा कराया था, ये वो वाला 50,000 होगा। बट एक कॉर्पोरेट में इतनी ट्रांजेक्शन होती है आप याद भी नहीं रख सकते। सो प्रैक्टिकली वहाँ एसएमएस का कोई खास फायदा भी नहीं होता अगर लगवा भी लिया जाए। तो बहरहाल फिर इसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग आ जाती है, तो आप जस्ट वेबसाइट पे जाते हैं, बैंक की यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, और बैंक स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट जो आपने बैंक से प्रिंट लेने होते हैं, वही स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाती है। तो फिर आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो फिर कंपनीज में क्या होता है कि अकाउंटेंट्स गाहे बगाहे मसलन डेली बेसिस पे या हर 2 दिन के बाद या जब मौका मिले, फुर्सत मिले, तो वो क्या करता है, वो ऑनलाइन जाके स्टेटमेंट खोल के चेक कर लेता है कि अच्छा यार मसलन 10 अगस्त तक तो मैं चेक कर चुका हूँ। अब वो क्या, परसेंट 13 अगस्त है तो वो 11 12 13 3 दिनों की स्टेटमेंट खोल लेगा, और उसमें देखेगा कि पिछले 3 दिनों में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है और मैंने अपनी कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड किया है। वो जो कुछ भी कैश बुक में टिक करेगा, जो रिकॉर्ड हुआ है और स्टेटमेंट में भी हुआ है, वो टिक करता रहेगा।
कि अच्छा ये मैंने 50,000 की पेमेंट दी थी, हाँ ये बैंक स्टेटमेंट में आ गई है। ये मैंने एक और पेमेंट दी थी, ये भी आ गई है। ये बैंक ने को पैसे काट लिए हैं, आगे नरेशन लिखी होगी, बैंक ने चेकबुक के चार्जेस काट लिए, लिखा होगा चेकबुक चार्जेस, या मसलन एनुअल रिन्यूअल चार्जेस, या कोई इस तरह की चीज लिखी हुई होगी, तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा बैंक ने पैसे काट लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक पैसे काट रहा है उसका मुझे तभी पता चलेगा जब मैं स्टेटमेंट देखूंगा, उससे पहले मुझे नहीं मालूम। तो ये भी एक फर्क की वजह हो सकती है कि मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे बैंक में होना चाहिए लाख रुपया, बैंक कहता है नहीं जनाब आपका 98,500 रुपया पड़ा हुआ है, अब ये 1,500 रुपया उसने कोई चार्जेस काट लिए होंगे। अब जब मैं स्टेटमेंट सामने रखूंगा तो पता लग जाएगा कि जनाब 300 रुपये एक काटा है, 200 रुपये एक काटा है, 400 रुपये एक काटा है, 600 रुपये एक काटा है। ठीक काटा है या गलत काटा है ये तो चलने बाद की बहस है, लेकिन अभी उसने पैसे काट लिए, तो फिर इसका मतलब है कि इनका मुझे ऐसे ही पता चलेगा। तो प्राइमरीली यही आपके कैश बुक में और बैंक के लेजर में फर्क आने की वजह होती है। यानी बैंक स्टेटमेंट जो बैंक बना रहा है और कैश बुक जो हम बना रहे हैं, इन दोनों के बैलेंसेस में फर्क आने की बुनियादी वजह यही चीजें होती हैं। बाकी कोई गलतियां भी हो सकती हैं, मसलन मैंने किसी को चेक दिया 50,000 का और गलती से 5 लाख का लिख लिया, अब जाहिर है मेरा बैलेंस कुछ और होगा और बैंक का बैलेंस कुछ और होगा। अब ये तो जब मैं टैली करूंगा बैठ के, टिक इन करूंगा, तो उस वक्त पकड़ा जाएगा कि यहाँ मैंने लिखा होगा 5 लाख, वहां आ रहा होगा 50,000। मैं कहूंगा यार ये क्या चक्कर है, बैंक ने गलत किया है कि मैंने गलत किया है। मैं कागज निकालूंगा, खोलूंगा, देखूंगा, तो चेक की कॉपी निकालूंगा, देखूंगा, तो पता लग जाएगा कि ओहो चेक तो 50,000 का था, मैंने 5 लाख का लिखा हुआ है। या वही वर्षा कि चेक तो 5 लाख का ही था, बैंक ने 50,000 लिखा हुआ है। तो आइदर वे जिसकी भी गलती होगी वो गलती हम ठीक करेंगे तो बैलेंस टैली हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम किया जाता है। अब अब यहाँ हमारा मकसद क्या है, हमने क्या करना है? हमने ये सीखना है, एक दो चीजें और मुझे नजर आई है, मैं ये भी बता देता हूँ पहले। ये स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब तो सिर्फ होता है कॉन्टिन्यूस ऑर्डर। यानी मिसाल के तौर पे कॉलेज की तरफ से एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट कॉलेज में अपना स्टूडेंट आईडी हमेशा अपने पास रखे, है ना? ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। स्टैंडिंग का क्या मतलब है? इट कॉन्टिन्यूसली अप्लाइज। कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हफ्ते वाले दिन सिर्फ कार्ड लेके आने हैं, भाई रोज ही लेके आने हैं। इट कॉन्टिन्यूसली अप्लाइज, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब ये हमेशा खड़ी है। ऐसे ही बैंक को आप कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर कह लें या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कह लें, आप उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। मसलन आप कहते हैं कि जनाब हर महीने की 5 तारीख को इतने पैसे आपने इस अकाउंट से निकाल के उस अकाउंट में डाल देने। उसने हर महीने की 5 को ये कर देना, 5 को, 31 को, यकम को, शाम को, हर हफ्ते, हर रोज, वट एवर। मतलब आप कहते हैं कि हर रोज के शाम को आपने इस अकाउंट से इतने पैसे यहाँ से निकाल के वहां कर देने। मतलब यहाँ से वहां से मुराद ये है कि किसी अकाउंट में से निकाल के किसी दूसरे अकाउंट में डाल देने। वो दूसरा अकाउंट मेरा है या किसी और का है वो एक बात की बात है, मेरा भी हो सकता है किसी और का भी हो सकता है, बट इस अकाउंट में से पैसे निकाल लेने हैं और फलां जगह पर डाल देने हैं। वो फलां जगह हो सकता है आपका अकाउंट हो। मसलन फर्ज करें कि मैं एक बिजनेस हूँ, आप एक दूसरा बिजनेस है, हम दो अलग अलग बिजनेस हैं, हमने किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइंट वेंचर कर लिया। यानी फर्ज करें आप गाड़ियों का बिजनेस करते हैं और फर्ज करें मैं दालों का बिजनेस करता हूँ, दाल लेंटिल, राइट। और हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है इंपोर्टेड फर्नीचर बेचने की। ना ये मेरा कारोबार है ना ये आपका कारोबार है, लेकिन आपने कहा कि मेरे पास गाहक हैं, मैं बेच लूंगा। मैंने कहा मुझे इंपोर्ट करनी आती है, मैं इंपोर्ट कर लूंगा। आए, ये जो प्रोजेक्ट है ये हाथ से जाने नहीं देते, आधे आपको मालूम आधे हमको मालूम। आप कहते हैं कि यार पता नहीं सारे पैसे ये ना खा जाए, मैं कहता हूँ पता नहीं ये ना खा जाए। हम कहते हैं अच्छा ऐसे करते हैं, हम एक नया बैंक अकाउंट खोलते हैं, जितनी भी सेल होगी ना फर्नीचर की वो सारी उस अकाउंट में डालेंगे, और बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि रोजाना शाम को
इसमें जितने भी पैसे पड़े हों आधे मेरे अकाउंट में फेंक देने, आधे उसके अकाउंट में फेंक देने। बैंक रोज ये काम करता रहेगा। एवरी डे एंड पे जो बैलेंस होगा बैंक आधा उधर फेंक देगा, आधा उधर फेंक देगा। यानी किसी के हाथ कंट्रोल में नहीं रहा ना। अब ये ना मेरा कंट्रोल है कि पैसे मैं खा जाऊं, ना आपका कंट्रोल है कि पैसे आप खा जाएं। अब बैंक का कंट्रोल है। बैंक रोज पैसे आधे आधे खुद ही करता रहेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। इस तरह और बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है। मसलन फर्ज करें मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है और उस लोन की किस्त हर महीने पे होती है। मैं बैंक को कह देता हूँ भाई हर महीने की 25 तारीख को आपने मेरे अकाउंट से इतनी किस्त लोन की काट के पे कर देनी, वो करता रहेगा। इसी तरह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब मसलन कोई क्रेडिट कार्ड आपने लिया है किसी बैंक का, उस बैंक में आपका अकाउंट भी है, आप उसको कहते हैं कि यार जब भी मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आए ना, आपने मेरे अकाउंट से पैसे काट के पे कर देना। यानी ये ना हो कि मैं जाके पे कर रहा हूँ, आपने काट के पे कर देना। ठीक है। अब इस तरह की वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो जब आप किसी बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो बैंक ने उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ऑटोमेटिकली वो काम करते रहना है जब तक कि आप उसे रोकेंगे नहीं। अब जाहिर है कि मेरी बुक्स में वो एंट्री कब डलेगी? मैंने तो एक दफा इंस्ट्रक्शन दे दी कि हर महीने मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल आपने ऑटोमेटिकली पे कर देना है। पहले महीने तो शायद आपने इंस्ट्रक्शन दी तो फटाफट एंट्री भी डाल ली, दूसरे महीने तो कोई नई इंस्ट्रक्शन दी नहीं, पुरानी चल रही है। ड्यू डेट आएगी बैंक खुद ही पैसे काटेगा और पे कर देगा। अकाउंटेंट एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेगा? अकाउंटेंट की तरफ से सोचे ना, जो अकाउंटेंट ऑफिस में बैठा हुआ है वो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेगा? उसने घड़ी पे अलार्म लगाया होगा कि 25 तारीख को ही एंट्री डालनी है। उसके पास भी बतेरे काम है, उसको भी नहीं याद रहना। वो जब स्टेटमेंट निकालेगा तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा 30,000 डिडक्टेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डिपॉजिटेड इनटू फलाना अकाउंट, है ना, या 30,000 डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, है ना। मैं वहां से देखूंगा हाँ पैसे कट गए, चलो जी अब इसकी एंट्री डाल देते हैं। मुझे भी देख के ही याद आएगा, ऐसे नहीं याद आएगा। वैसे तो आप अपने सामने कुछ चिट पे लगा के सामने यहाँ दीवार पर चिपका के रख सकते हैं कि 25 तारीख को फलानी एंट्री डालनी है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसा नहीं होता कि अब फिर उतनी वो रिलीजियसली नहीं फॉलो हो रहा होता शेड्यूल। तो फिर यही होता है कि यार इस तरह की चीजें आपको स्टेटमेंट खोल के पता लगता है। तो वो आपने क्या करना है, आपने मसलन जिस तरह भी मैंने कहा था कि 11 तारीख को आखिरी स्टेटमेंट देखी थी, अब आप 12 और 13 की स्टेटमेंट खोल लेंगे तो 13 तारीख में एक पेमेंट नजर आ रही होगी, क्या है वो लिखा हुआ आ रहा होगा कि ये लोन की इंस्टॉलमेंट कटी है, आपने अच्छा ठीक है इसकी एंट्री डाल दी। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के नतीजे में भी क्या होता है, बैंक ने पेमेंट खुद ही कर दी होती है और हमें फिर तब पता चलता है जब स्टेटमेंट हमारे सामने आती है। तो इसकी एंट्री में भी फर्क आ जाता है। फर्क कैसे आ जाता है? मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया होता, बैंक ने पेमेंट कर दी है या बैंक ने रिसीट ले ली है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट डेबिट्स या डायरेक्ट क्रेडिट्स। एक बात को समझिएगा, यहाँ पे छोटी सी एक बात बताऊं, ये कैश बुक है। जब मैं बैंक में पैसे जमा करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा? बैंक डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? डेबिट करूंगा। मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, फर्ज करें 10,000, तो कैश बुक को मैं डेबिट करूंगा कितने से? 10,000 से। ये मेरी बुक्स हैं, बिजनेस की बुक्स हैं। अच्छा, बुक्स ऑफ बैंक में क्या होगा? यहाँ क्या अकाउंट खुला होगा? फर्ज करें ये बिजनेस है, बिजनेस का नाम है ए लिमिटेड, फर्ज कर लें ये ए लिमिटेड की बुक्स हैं और उसमें बैंक अकाउंट बना हुआ है, बैंक डेबिट। बैंक क्या अकाउंट खोलेगा? बैंक में पैसे आए हैं, बैंक की एंट्री डालेगा। बैंक में पैसे हैं, मतलब मैंने कैश जाके बैंक में जमा करा दिए, बैंक की एंट्री करेगा। किसको? कैश को डेबिट करेगा, लेकिन कैश को डेबिट करेगा। और
और क्या करेगा? आप बैंक हैं, इन्होंने पैसे जमा कराए हैं आके, क्या एंट्री डालेंगे? तो किसको? जिसने पैसे जमा कराए हैं, ए लिमिटेड। तो एंट्री क्या डालेगी? कैश डेबिट ए लिमिटेड क्रेडिट। ये ए लिमिटेड का अकाउंट है, क्योंकि कैश तो उसका कैश है, वो जिसमें अरबों रुपए आ रहा है, उसका मेरे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो उसका कैश है। हाँ, ए लिमिटेड का अकाउंट उसने खोला हुआ है, तो ए लिमिटेड की बुक्स में बैंक का अकाउंट खुला हुआ है, बैंक की बुक्स में ए लिमिटेड का अकाउंट खुला हुआ है। अच्छा, अब जब मैंने बैंक में पैसे दिए तो मैंने कहा बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, और जब बैंक ने पैसे लिए तो उसने कहा कैश डेबिट ए क्रेडिट, ए क्रेडिट। जो चीज मैंने यहाँ डेबिट पर रिकॉर्ड की है, बैंक ने वहां क्रेडिट पर रिकॉर्ड किया। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक का रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड उलट नजर आ रहा होगा। जाहिर है उलट ही आना चाहिए। अगर मैंने गुड्स आपको सेल की हैं तो आपने परचेज की है, तो मेरे लिए सेल क्रेडिट पे है तो आपके लिए परचेज। मैंने अगर बैंक में पैसे रखवाए हैं तो ये मेरा एसेट है, और बैंक ने अगर मुझसे पैसे लिए हैं तो ये बैंक की लाइबिलिटी है, उसने वापस देने हैं ये पैसे। तो मेरे लिए ये एसेट बना है, उसके लिए ये लाइबिलिटी बनी है। इसीलिए मेरे अगर मेरी नजर से देखेंगे तो डेबिट रिकॉर्ड करूंगा, और अगर बैंक की नजर से देखेंगे तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी अकाउंटिंग उल्टी हो गई है, अकाउंटिंग सीधी है। इसकी तरफ से ये सीधा है और उसकी तरफ से वो सीधा है, ठीक है। लिहाजा तरीकाकार अब क्या होगा? तरीकाकार ये होगा कि हम अपनी कैश बुक का लेजर निकालेंगे, यानी बैंक का लेजर निकालेंगे, और बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे और आमने सामने रख लेंगे। जितनी चीजें कैश बुक की डेबिट पे लिखी हुई होंगी, उतनी ही चीजें बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे होनी चाहिए। हम एक एक आइटम को टिक करेंगे। जो आइटम टिक हो जाएंगी ये तो ठीक है, जो आइटम टिक नहीं होंगी ये मसला है, इनकी वजह से फर्क आ रहा है। ऐसे ही जितनी चीजें कैश बुक की क्रेडिट पे लिखी हुई हैं, उतनी ही बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे होनी चाहिए। हम इनको भी आपस में टिक करेंगे। जितनी चीजें टैली हो जाएंगी वो टैली हो जाएंगी, जो टैली नहीं होंगी इनकी वजह से फर्क आया है। तो जब हम ये सारी टिकिंग कर लेंगे तो आखिर पे जो अनटिक्ड आइटम रह जाएंगे, ये वो हैं चीजें जिनकी वजह से मेरे और बैंक के बैलेंस में फर्क आ रहा है। इस फर्क को फिर हम अपनी तसल्ली करेंगे कि क्या यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क तो नहीं है। और ये अपनी तसल्ली करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने बैलेंस को, यानी बैंक के बैलेंस को, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से रिकंसाइल कर रहे होते हैं। अब इस लफ्ज रिकंसाइल को भी समझें। रिकंसाइल करने का मतलब होता है किसी दो लोगों के दरमियान तफावत को खत्म करना, फर्क को खत्म करना। मसलन मेरा आपका झगड़ा हो गया, कोई तीसरा बंदा हमारी सुलह करवाता है, तो वो रिकंसिलिएशन करवा रहा है हमारी, यानी मेरे और आपके इख्तलाफात को दूर करवा रहा है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन भी एक ऐसी स्टेटमेंट है कि हम कहते हैं यार मेरी किताबों में बैंक बैलेंस आ रहा है 10 लाख रुपया, बैंक की किताबों में आ रहा है 8 लाख रुपया, 2 लाख रुपए का फर्क क्या है? आओ इस फर्क को ढूंढ लिया, टिक लगाए, पता लग गया कि ये 5 आइटम है जिनकी वजह से फर्क है। अब हम कहते हैं क्या ये 5 ही आइटम है? कैसे पता लगेगा ये 5 ही आइटम है? क्या ये जरूरी है कि वो 5 ही फर्क हो सकता है? 6 फर्क हो सकता है 7 हो, मैंने हो सकता है गलती से मैं पकड़ ना सका हूँ फर्क। भैया आप अपना सवाल चेक कर रहे हो तो बाज़ औक़ात आपसे गलती भी तो नहीं पकड़ी जाती। तो मैं अब दोनों जब चेक कर रहा हूँ तो हो सकता है मुझसे कोई गलती ना पकड़ी जाए। कैसे पता लगेगा? जब मैंने ये जो मैं आपको कहता हूँ जनाब, मैंने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों को कंपेयर किया है
और मैंने ये 5 आइटमें पकड़ ली हैं, इनकी वजह से फर्क आ रहा है। बताएं मुझे कैसे तसल्ली होगी कि ये 5 ही आइटमें हैं, कोई छठी आइटम नहीं है। जब वो बैलेंस हो जाएगा, यानी मैं किसी एक बैलेंस में उन 5 चीजों को डालूंगा तो दूसरा बैलेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि जब फर्क ही खत्म हो गया तो दोनों को बराबर हो जाना चाहिए। यानी फर्ज कीजिए कि मैं कहूं कि कैश बुक में तो आ रहा है 10 लाख, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है 8 लाख, 2 लाख का फर्क है। मैं कहूँ अच्छा, एक 50,000 की एंट्री है जो कैश बुक में हमने ज्यादा डेबिट कर ली है, तो इसको कैंसिल करो, निकालो इसे। निकाल दिया, अब कैश बुक में रहेगा 9.5 लाख। तो कहूँ अच्छा, एक 1.5 लाख रुपए की पेमेंट है जो बैंक से निकल गई है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, लेकिन हमने रिकॉर्ड कोई नहीं की। हम कर लेते हैं रिकॉर्ड, और जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, 9.5 लाख में से मजीद 1.5 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 लाख। 9.5 में से 1.5 निकला तो 8 लाख। 8 लाख, अब यहाँ बैलेंस कितना है 8 लाख, और वहां कितना है 8 लाख। तो बेटा इसका मतलब है मुझे तसल्ली हो गई कि यार ये 2 ही फर्क थे, इसके अलावा कोई फर्क नहीं था। तो बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये तसल्ली करना है, अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन देना है, जस्टिफाई करना है कि इस बैलेंस में और इस बैलेंस में जो फर्क आने की वजूहात है वो हमारे इल्म में है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी वजह हो जिसका हमें पता ही ना चले और वो फ्रॉड हो रहा हो। मैं समझता रहूं कि यार देखो फर्क तो आता ही रहता है, चेक शेक आते हैं जाते हैं, वो इसलिए यार आ जाता है फर्क। वो आता तो है लेकिन कितना आता है, पता तो हो ना कि फर्क उतना ही आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। मैं कहूँ कि यार इधर 8 लाख है उधर 10 लाख, ओ कोई गल नहीं यार, आता रहता है फर्क। पता लगा कि 1.5 लाख रुपए का फर्क तो ठीक था, 50,000 किसी ने चोरी निकाल लिए थे पैसे, जाली साइन करके निकाल लिए थे पैसे। मैं समझता रहा फर्क आता रहता है, वो बंदा रोज 20-20 हजार निकाले जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि फर्क आता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बस मैं एज्यूम कर लूँ कि नहीं यार फर्क आता ही रहता है। मुझे तसल्ली करनी है कि मेरे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में जो भी फर्क है वो मुझे पता है किस किस चीज की वजह से। मैं लिखूंगा 50,000 इस चीज की वजह से फर्क है, 10,000 इस चीज की वजह से फर्क है, 80,000 इस चीज की वजह से फर्क है, 15,000 इस चीज की वजह से फर्क है। अच्छा, इनमें से कुछ फर्क ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। कैसे? मैंने एक चेक पार्टी को दिया हुआ है, वो चेक अभी तक बैंक में लेके गया नहीं, फर्क आ रहा है। मैं कह रहा हूं मैंने पेमेंट दे दी है लेकिन बैंक से पेमेंट निकली नहीं, ये फर्क खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन में वो बंदे पैसे ले जाएगा तो फर्क खत्म हो जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मुझे किसी कस्टमर से चेक आया, मैंने बैंक में जमा करा दिया और अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि पैसे बैंक में जमा हो गए हैं, लेकिन पैसे अभी बैंक में जमा हुए नहीं है। 2-4 दिन में हो जाएंगे खुद ब खुद, बैंक क्लियरिंग करके लाएगा, पैसे मेरे अकाउंट में डालेगा तो हो जाएंगे खत्म। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वेट करने की जरूरत है। 2-4 दिन में सब खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मसाइल हैं तो हो सकता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। मसलन बैंक ने मेरे अकाउंट से कुछ चार्जेस काटे हैं, मैंने उसकी एंट्री नहीं डाली हुई, तो कैसे ठीक होगा? एंट्री डालूंगा तो ठीक होगा। अच्छा, इसी तरह मुझसे कोई गलती हो गई है, एक चेक 15,000 का था, मैंने 1500 का लिखा हुआ है, इसको मैं 13,500 मजीद लिखूंगा तो ठीक हो जाएगा। बैंक ने किसी दूसरे के अकाउंट से पैसे काटने थे, उसने गलती से मेरे अकाउंट से काट लिए, गलती से। बैंक से भी गलती हो सकती है, किसी दूसरे के अकाउंट से पैसे काटने थे, मेरे अकाउंट से काट लिए। मैंने स्टेटमेंट देखी, मैंने कहा ये इसने पैसे किस चीज के काटे हुए हैं। मैंने अपनी सारी चीजें ढूंढ ली, खंगाल ली, मुझे कुछ नहीं मिला, ये पैसे इसने कैसे काट लिए? क्या करूंगा मैं? बैंक को कॉल करूंगा कि भाई ये मेरी स्टेटमेंट में कल की तारीख में एक 15,000 रुपये आपने काटा हुआ है, किस चीज का काटा हुआ है? वो अपना रिकॉर्ड चेक करेगा, इधर वो मुझे जस्टिफाई करेगा कि जी ये फलां चीज है। मसलन वो कहेगा जनाब ये वो आपने कहा नहीं हुआ था कि हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, ये वो पे हुआ है, तो वो अच्छा मैं लिख लूंगा। या वो कहेगा जी ये सॉरी गलती हो गई, ये किसी और के अकाउंट में होगा, फिर इसको ठीक कर, फिर बैंक उसकी रिवर्सल डालेगा तो ठीक हो जाएगा। सो जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मेरे और बैंक के बैलेंस में फर्क है क्या क्या, तब तक मैं ये कैसे जानूंगा कि इसको किसने ठीक करना है? मैंने ठीक करना है कि बैंक ने ठीक करना है, या किसी ने कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ये तसल्ली करना बहुत जरूरी है कि मेरे
और बैंक के बैलेंस के बीच में जो फर्क है उसकी वजूहात क्या है वो मेरे इल्म में, वो जो भी वजूहात हैं वो मेरे इल्म में। एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड का पता है ना आपको? एटीएम कार्ड क्या होता है? मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और बैंक ने मुझे उन पैसों का एक कार्ड बना के दे दिया। उसने कहा भाई ये पैसे आप वैसे भी आके निकलवा सकते हैं चेक के जरिए और इस कार्ड के जरिए भी निकलवा सकते हैं। ये डेबिट कार्ड है, यानी इसमें आपके अपने पैसे निकलेंगे जो पहले से आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। जो नहीं, डेबिट क्रेडिट छोड़ दें बस। ये डेबिट कार्ड का मतलब है कि मेरे अपने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं और बैंक ने मुझे उसका कार्ड दे दिया है। अब मैं जब भी इस कार्ड को इस्तेमाल करूंगा तो मेरे ही पैसे जो ऑलरेडी बैंक में पड़े हुए हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एटीएम के केस में होता है, मेरे ही पैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। डेबिट कार्ड भी सहूलत एक और ये भी होती है कि वो एटीएम के अलावा भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं और कहीं पेमेंट करनी हो तो कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, तो वो डेबिट कार्ड का फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए अब हमारे जितने भी एटीएम कार्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली डेबिट कार्ड भी होते हैं। यानी उन्हीं के जरिए हम कहीं से शॉपिंग करें, आपने कहीं से खाना खाया, टैक्सी से खाना खाया और वहां आपने पेमेंट करनी है तो आपने कार्ड निकाल के पकड़ा दिया, उसने कार्ड स्वाइप किया और पैसे काट लिए, तो ये डेबिट कार्ड है, यानी आपके अपने पैसे उसमें से कट रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट होता है यानी उधार होता है। मेरे पास मेरे बैंक में कोई पैसे नहीं पड़े हुए, लेकिन बैंक ने मुझे कार्ड बना के दे दिया, उसने कहा जनाब इसकी 50,000 की लिमिट है, आप 50,000 तक इस कार्ड में से शॉपिंग कर सकते हैं, हालांकि आपके पैसे जीरो पड़े हुए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहीं से कपड़े खरीदे, 15,000 की पेमेंट करनी थी, मैंने उसको वो क्रेडिट कार्ड दे दिया, उसको तो स्वाइप किया, 15,000 मेरे अकाउंट से कट गया, मेरे अकाउंट में तो था ही कुछ नहीं। तो क्या हुआ, नेगेटिव हो, यानी मेरी तरफ कर्ज लग गया, मेरी बैंक ने मेरी तरफ उधार लगा दिया कि भाई इससे 15,000 लेना है। अब मैं ये पूरा महीना फॉर एग्जाम्पल मैं जहां जाऊंगा मैं कार्ड से पेमेंट करता रहूंगा, महीने के एंड तक मुझे बैंक की तरफ से बिल आ जाएगा कि जनाब इस पूरे महीने में आपने ये 10 जगह पे कार्ड इस्तेमाल किया है, जलाल संत पे किया है, राजा साहब पे किया है, बाटा पे किया है, जैसे जिस जगह पे किया है, इतनी इतनी अमाउंट है, टोटल आपने 47,695 रुपए इस्तेमाल किए हैं, ये पेमेंट कर दो। मैं 47,695 वन गो में उसको पेमेंट दे दूंगा, मेरा खाता नील हो जाएगा। तो कन्वीनियंस ये है कि बजाय इसके कि मैं जगह जगह कैश कैरी करता, तो मैं जहां जाता वहां कैश नोट निकाल के गिनता या एटीएम से पैसे निकाल निकाल के उसको देता, मुझे सहूलत ये मिल गई कि मैंने पूरा महीना सिर्फ उस प्लास्टिक के कार्ड के साथ गुजार लिया और महीने के एंड पे एक ही दफा वन गो में उसको पे कर दिया। तो ये मेरी कन्वीनियंस पैदा हो गई। तो ये क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड जो होता है इसके ऊपर चार्जेस माइनर से होते हैं। ये चार्जेस होते हैं कार्ड के, सर्विस के चार्जेस की, जाहिर है उसने आपको एक सर्विस दी हुई है तो वो सर्विस की वो एनुअल फीस लेता है, 3-4 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया, डिपेंडिंग ऑन कार्ड। कार्ड की लिमिट जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ही उसकी सर्विस फी भी बड़ी होती जाएगी। तो जो सिल्वर टाइप कार्ड्स होते हैं उनकी 2-2,500 3,000 सालाना फीस होती है। जो फिर इसी तरह गोल्डन कार्ड हैं, डायमंड, प्लाटिनम, मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज होती हैं। तो लेट्स से अब आपको बैंक ने कार्ड दिया हुआ है जिसकी 15 लाख रुपए लिमिट है, इसका मतलब है कि वो उस पर चार्जेस भी कोई 10-12 हज़ार रुपये साल के मांग लेगा आपसे। लेकिन मोस्टली ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां ये चार्जेस भी वेव ऑफ कर देती हैं, यानी आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी देखें आपकी कार्ड की एनुअल फीस आ गई है 8,000 रुपया, मैं तो आपका बड़ा रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं तो आपका कार्ड इस्तेमाल ही अंधाधुंध करता हूँ, मेरा तो महीने का बिल ही 5 लाख रुपए का होता है फॉर एग्जाम्पल, या चले मेरा महीने का बिल होता है 70-80 हज़ार रुपए का, मैं साल में कुछ 10 लाख रुपए इस कार्ड को इस्तेमाल करता हूँ, तो आप ऐसे करें कि ये जो 4,000 रुपये चार्जेस हैं ये मुझे वेव ऑफ कर दें। बैंक आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख के या आपको फ्यूचर का टारगेट देख के ये वेव ऑफ कर देता है। बैंक आपको कहता है अच्छा सर इस तरह कर लें, अगर अगले 1 महीने में या अगले 3 महीने में आपने लाख रुपया और यूज कर लिया ना कार्ड से तो हम ये चार्जेस वेव ऑफ कर देंगे। तो आप
लेट से अगले महीने में या 3 महीने में उतना इस्तेमाल जब कर लेंगे, अब बैंक को कॉल करेंगे कि जी आपने मुझे कहा था कि अगर मैं 90,000 इस्तेमाल कर लूँ तो आप मेरे ये 5,000 वेव कर देंगे, तो मेरा 90,000 इस्तेमाल हो गया। वो 90,000 कैसे इस्तेमाल हो गया? ऐसे ही जैसे आपने कहीं से ग्रोसरी ले ली, कहीं से कपड़े, जूते, जगह जगह आपने कार्ड से पेमेंटें की, और बैंक को उसका फायदा क्या हो रहा है? बैंक को बिजनेस मिल रहा है, ठीक है ना? यानी जब आपने जाके जलाल संस पे उस कार्ड से पेमेंट कर दी, तो दरअसल वो पैसे थ्रू दैट बैंक रूट हुए हैं, तो बैंक को बिजनेस मिल गया। कहीं ना कहीं से पैसे वो निकलेंगे और उस बैंक में आएंगे, कल को ये पैसे उसी बैंक में आने हैं, तो बैंक को पैसे आ रहे हैं, ठीक है। फिर बाद औक़ात उनके, फिर बैंक उसके ऊपर फीस भी लेता है उनसे, मर्चेंट से। यानी मसलन जलाल संस है, तो अब जलाल संस ने अगर 10,000 रुपये कार्ड स्वाइप किया है किसी कस्टमर का, तो इसके ऊपर बैंक ने कोई 150-200 रुपया उससे सर्विस फी भी ले ली है उस एक ट्रांजेक्शन पर। इसीलिए आपने शायद देखा होगा बाज़ जगहों पे क्रेडिट कार्ड के साथ लिखा होता है कि इस पर 2.5% हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। यानी अगर आपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया है, तो वो कहेगा जनाब आपने पेट्रोल डलवाया 5,000 का, हम आपसे 5,200 रुपये चार्ज करेंगे, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। ये कोई कोई करता है, हर बंदा नहीं करता। वो जो 2-2.5% वो एक्स्ट्रा क्यों काट रहे होते हैं? क्योंकि वो 1.5-2% पीछे बैंक भी काट रहा होता है, तो वो वही पैसे आगे पास ऑन कर देते हैं। ज्यादातर लोग अब क्या करते हैं, वो इसको अपनी कॉस्ट बना के एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कस्टमर से नहीं चार्ज करते। वो कहते हैं जी आपने 15,000 की चीज ली, हम आपसे 15,000 लेंगे, जो इसके ऊपर 150-200 रुपये हमें खर्चा पड़ेगा वो हम भुगतेंगे। बैंक को फीस उनके अपने खर्चे पे मिल जाती है। तो खैर, तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड के ऊपर मार्कअप भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि वो क्रेडिट है, उधार है। लेकिन ये इंटरेस्ट सिर्फ तब होता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल वक्त पे पे ना करें। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है और मंथली आपने पे करना है, मंथली पे करना होता है, और फर्ज करें कि उसकी ड्यू डेट है 25 तारीख है, और आपने 25 तारीख तक पैसे दे दिए, तो वो 1 रुपया भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर 26 तारीख लग गई, तो फिर वो पूरे महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जितने, यानी जब जब पैसे इस्तेमाल हुए तब तब उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फिर वो इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का बेस्ट यूज यही है कि उतना इस्तेमाल करें जितना आपने फौरन पे कर देना। मसलन बाद लोग क्या करते हैं कि, और ये आमतौर पे वही करता है जिसके पास पैसे थोड़े होते हैं। मसलन उसकी तनख्वाह है लेट से 25,000 रुपया, और उसने को 20-25 हज़ार रुपये का ही कार्ड बनवा लिया, और अब उसको कहीं पैसों की ज़रूरत आ गई है। उसने क्या किया, उसने 25,000 रुपया उस कार्ड में से इस्तेमाल कर लिया। मसलन कहीं से मोटरसाइकिल खरीदी, और वहां उसको कहा जी किस्तों में मोटरसाइकिल खरीदी, और उसको कहा जी 25,000 है कार्ड विचों ले लो, ठीक है। अब उसने किस्तों की मोटरसाइकिल की पहली पेमेंट 25,000 रुपये कार्ड में से दे दी। अब महीना जब खत्म हो गया, तो 25,000 रुपये कहाँ से वापस करेगा? उसकी तो तनख्वाह ही 25,000 रुपये, नहीं दे सकेगा ना। फिर अब वो कराएगा क्रेडिट कार्ड की किस्तें। वो बैंक को कहेगा कि जनाब ये जो क्रेडिट कार्ड का 25,000 है, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके वापस करूंगा। बैंक कहेगा कोई मसला नहीं, यही तुम्हारा मकसद था। यही तो साਡਾ मकसद ਸੀ, ਤੁਸੀਂ किस्तां कराओगे तो सानू मुनाफा दोगे। वैसे तो जितने क्रेडिट कार्ड का बिल है उतना ही आपने पे कर देना, खत्म, चुआनी भी एक्स्ट्रा नहीं देनी। अब जब आप कराएंगे किस्तें, तो फिर इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो 25,000 के ऊपर तकरीबन 3% माहाना के हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और जितना आप पे करते जाएंगे उतना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस घटता रहेगा, और हो सकता है आप साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसकी किस्तें वो पे करता रहेगा। 25 की जगह देगा कोई 40,000, 45,000 वापस देगा साल 2 साल में, और अपनी किस्तें करवा लेगा। तो ये फंसता ही इस चक्कर में वही है जिसने पैसे इस्तेमाल कर लेने और फिर वापस नहीं देने। इसीलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बेहतरीन यही है कि आप उतना इस्तेमाल करें जितना आपने उसी महीने वापस कर देना। डेबिट कार्ड में तो आपके अपने पैसे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने वो किस किस्म के अकाउंट में रखवाया हुआ है। अगर वो आपने करंट अकाउंट में रखवाया हुआ है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखवाया हुआ है तो फिर उसमें मिलेगा। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि कितना का मिल जाएगा। आजकल मसलन अगर आप बैंक में रखवाएं और वो आपको 4-5% इंटरेस्ट देता हो, और आपका लेट से 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो 50,000 का 5% 2,500 रुपया साल का, तो महीने का कितना हुआ? 200-250 रुपये, ठीक है।
तो दो, और उसमें से भी 15% टैक्स कट जाना है, तो 250 रुपए के ऊपर लैक्स है, या 200 के ऊपर 15% टैक्स कट गया 30 रुपए, तो पीछे मिला 170 रुपए। तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वो तो आपके चार्जेस ही निकल गए ना, कि चलो आपने एटीएम वगैरह से निकालते हैं तो जो 15-20 रुपए कट रहे होते हैं बार बार, किसी दूसरे से निकाले, तो आप यही कहेंगे कि यार महीने में मैंने 200-250 रुपए बैंक के चार्जेस लगे थे, चलो 200-250 रुपए आ गया तो निकल गया बराबर। खैर, अब देखिए ये आपके सामने सवाल है, यूनिक ट्रेडर्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ यूनिक ट्रेडर। बैंक बुक का मतलब है कैश बुक। इसमें देखें ये डेबिट क्रेडिट, ये ओपनिंग बैलेंस है 1,33,500। फिर ये कस्टमर से पैसे आए, ये सेल से पैसे आए, ये रेंट के पैसे आए, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे आए, ये कस्टमर से एडवांस आया, ये फिर कस्टमर से पैसे आए, ये आपने बैंक में कैश खुद जमा करा दिया। ओके, अब इसी चीज को आके हम बैंक स्टेटमेंट, ये देखें, ये बैंक स्टेटमेंट है। बैंक में अगर आप गौर करें तो ये डेबिट पे क्या लिखा हुआ है? विड्रॉल्स, और क्रेडिट पे क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट। क्योंकि जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, बैंक उसको क्रेडिट करता है। इसी तरह जब हम पैसे बैंक से निकालते हैं तो हम उससे क्रेडिट करते हैं, बैंक उसे डेबिट करता है। ओके, अब देखिए हमने मसलन डिपॉजिट किया है 3,15, 5,25, 6,15। क्रेडिट पे देखें 3,15 आ रहा है, 5,25 आ रहा है, यानी ये 5,25 डिपॉजिट हुआ, ये 5,25 डिपॉजिट हुआ, टिक हो गया। इसका मतलब है ये तो ठीक है। इसी तरह ये 3,15 डिपॉजिट हुआ, ये 3,15 डिपॉजिट हुआ, ये भी ठीक है। हम इस तरीके से इसको टिक करते जाएंगे। अब 6,15 डेबिट है, ये 6,15 क्रेडिट भी है, ये भी टिक हो गया। फिर ये 2 लाख, ये 2 लाख, फिर कोई 38,000 आ रहा है, वहां कोई नहीं आ रहा। फिर 55,000 है, ये 55,000, बस खत्म हो गया। अच्छा, अब क्रेडिट साइड पे आ गए, ये 2,25,000, ये 2,25,000, फिर 3,52, 48, 48 कोई नहीं आ रहा, 6,22, 63 कोई नहीं आ रहा, 3,25 कोई नहीं आ रहा, फिर 15,000 कोई नहीं आ रहा, 2 लाख, 6,08,000, ये 6,08,000 आ रहा है, 6,08,000, 6,08,000, फिर ये 71,000 और ये 71,000 आ रहा है। पैंतालीस सौ नहीं आ रहा, 2 लाख नहीं आ रहा, 15,000 नहीं आ रहा, 3,25 नहीं आ रहा, 63,000 नहीं आ रहा, 48,000 नहीं आ रहा। ओके, इसी तरह वहां देखें तो 3,52 नहीं आ रहा, 6,22 नहीं आ रहा, 6,22 नहीं आ रहा, नहीं जी। अब जितनी चीजें टिक हो गई हैं इसका मतलब है ये मसले तो कोई नहीं है, ये तो इधर भी ठीक रिकॉर्ड हो गए हैं और उधर भी ठीक रिकॉर्ड हो गए। जितनी चीजें टिक नहीं हुई हैं ये है प्रॉब्लम एरिया। इनकी वजह से मेरे और बैंक के बैलेंस में फर्क आ रहा है। अच्छा, फर्क देखें तो क्या आ रहा है भला? यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख, सॉरी 4,41,500, राइट। और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना आ रहा है? ये बैलेंस आ रहा है 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस ही देखेंगे ना, तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 3,16,000 और कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। ये फर्क। अब एक तरफ है 4,41,500 और एक तरफ है 3,16,000, ये फर्क आ गया है।
इस फर्क की वजूहात क्या है, वो तमाम चीजें जो टिक नहीं हुई। अब एक एक करके ढूंढते हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अब जरा सबसे पहले डेबिट पे देखते हैं। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,82,000 आया है हमें, यहाँ क्रेडिट, इसका क्या मतलब है कि कस्टमर से चेक आया, मैंने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन अभी ये बैंक के प्रोसेस में है, 1-2 दिन में पैसे आ जाएंगे। ऐसे चेक को कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक, कि चेक हमने तो बैंक में जमा करा दिया है, बैंक ने अभी तक उसे क्रेडिट नहीं किया। हमारे अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो क्रेडिट ही होते हैं ना बैंक में, तो इसको क्या बोलते हैं, अनक्रेडिटेड चेक। ऐसा चेक जो हमने बैंक में जमा करा दिया है लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका प्रोसेस है 2-3 दिन का, कर देगा। इसी अनक्रेडिटेड चेक को ही अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं। भाई मैंने बैंक में चेक जमा करा दिया है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो एक तो ये वजह समझ में आ गई कि ये 1,82,000 का जो चेक है, ये क्या है, ये अनक्लियर्ड चेक है। अच्छा, इसी तरह इसके नीचे डेटर 2,94,000, ये भी नहीं आ रहा। इसका भी यही मतलब हुआ, इसका भी यही मतलब हुआ कि ये चेक क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे दो चीजें तो समझ में आ गई। अनक्लियर्ड चेक, दो तो ये फर्क वजूहात समझ में आ गई। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। ये 3,15 भी आ गया, 5,25 भी आ गया, 6,15 भी आ गया, 2 लाख भी आ गया, 55 भी आ गया, 38,000 नहीं आया। 38,000 के आगे क्या लिखा हुआ है, किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दिए, मुझे पता ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे, कॉमन एग्जांपल, कॉलेज आपको कहता है कि फीस जमा करानी है, तो ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पैसे जमा करा दें। आप क्या करेंगे, एक तरीका तो है कि आप कॉलेज में आके काउंटर पर फीस देंगे, रसीद ले लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, कॉलेज के अकाउंट में ऑनलाइन नेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैज कैश, मोबाइल बैंकिंग, आपने क्लिक 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 पैसे ट्रांसफर कर दी। फिर क्या करेंगे उसके बाद, अगला स्टेप क्या करेंगे, उसका लेंगे स्नैपशॉट, है ना, और क्या करेंगे, तो कॉलेज को भेज देंगे कि जनाब मैंने आपके अकाउंट में पैसे। हो सकता है आप सोचेंगे यार आप अगले 2 दिन तो छुट्टी है, मंडे को जाना है, बता देंगे कॉलेज को। तो कॉलेज के अकाउंटेंट को तो नहीं पता कि पैसे आ गए हैं। वो जब स्टेटमेंट निकालेगा तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा कि मोहम्मद मसूद 20,000 रुपया। अब केड़ा मसूद है जिन्हें 20,000 देता है, ठीक है। तो वो तो मंडे को फिर कस्टमर आएगा, बताएगा कि जनाब वो जनाब पैसे जमा करा दिए थे। वो कहेगा अच्छा रसीद दो, वो उसको रसीद देगा, वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, डाल देगा। तो ये क्या है, ये वही चीज है कि एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, सानू पता ही नहीं। बाय कस्टमर, कि कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, ये भी एक वजह समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो मेरी पूरी क्रेडिट साइड पे सिर्फ ये एक ही मसला था इधर, है ना, और इधर डेबिट साइड पे ये 2 ही मसले थे। ओके, अब आ जाते हैं इस साइड पे। यहां जरा गौर करें, यहाँ पे चेक की अमाउंट लिखी हुई है, साथ चेक का नंबर भी लिखा हुआ है। जब हम किसी को चेक जारी करते हैं तो अपनी चेक बुक से करते हैं, उस चेक का कोई नंबर होता है, तो हम वहां रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में कि नंबर फलाना फलां बंदे को इतना रुपए का दिया। मतलब हमने कोई हमारा सप्लायर है नेस्ले, हमने नेस्ले को 5 मिलियन की पेमेंट की है, हम लिखेंगे नेस्ले 5 मिलियन, चेक नंबर इतना, कि भाई फलां चेक नंबर है। यही चेक जब बैंक में पहुंचेगा और बैंक इसकी पेमेंट का वो भी लिखेगा चेक नंबर फलाना, तो हम क्या करेंगे,
हम अपनी कैश बुक और अपनी बैंक स्टेटमेंट जब मैच कर रहे होंगे तो हम चेक नंबर भी मैच करेंगे। ऐसे नहीं है कि बस रकमें मैच कर लेंगे। वो 2 लाख रुपए, कोई और भी तो 2 लाख रुपए हो सकता है। हम देखेंगे 2 लाख चेक नंबर 15, 2 लाख चेक नंबर 15, टिक, पहली हो गया। अब यहाँ ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये चेक नंबर 9, 10, 11, 12, 13 दिए हुए हैं। अगर गौर करें तो चेक नंबर 10 और चेक नंबर 11 पेमेंट यहां से हो गई है, लेकिन यहां से पेमेंट निकली नहीं है। ऐसी है, ऐसी है ना। लेकिन ये देखें चेक नंबर 10 नजर आ रहा है, चेक नंबर 10, चेक नंबर 10, यहाँ चेक नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? 3,52,000। यहाँ चेक नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? किसी की गलती है, या मैंने 3,25 का चेक इशू किया लेकिन लिख 3,52 लिया, या चेक एक्चुअली 3,52 का ही है लेकिन बैंक ने गलती से किसी एक की गलती है। आमतौर पे हम यही एज्यूम करते हैं कि हमारी गलती है, बैंक की गलती नहीं है। आमतौर पे ऐसी सिचुएशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि बैंक ने ठीक एंट्री डाली होगी, हमारी गलती है। तो अगर मैं इसको अपनी गलती समझ लूं तो इसका क्या मतलब है कि पेमेंट wrongly ओवरस्टेटेड, हमने गलती से पैसे ज्यादा लिख लिए, 3,25 की जगह 3,52 लिख लिए, ये भी गलती पकड़ी गई। अच्छा जी, फिर चेक नंबर 11 है X11 622, यहाँ पे कोई चेक नंबर 11, इसका मतलब है ये क्या है, ये क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक। जब चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हम पैसे जमा कराते हैं और वो पास नहीं हुआ होता तो हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक, अनक्लियर्ड चेक। और जब हम किसी को हम पेमेंट करते हैं और उसने अभी तक बैंक से पैसे जाके वसूल नहीं किए होते हैं तो हम उसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, कि चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक। ये 6,22,000 क्या है? ये अनप्रेजेंटेड चेक है कि हमने तो परचेज करके पैसे दे दिए हैं लेकिन बैंक में अभी तक ये चेक पहुंचा नहीं है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। वो ये वजह भी हो सकती है कि वो बंदा कहीं मसरूफ हो गया और उसकी दराज में पड़ा हुआ चेक। ये बात भी हो सकती है कि उस बंदे का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। अब मसलन मैंने फर्ज कर लें कि किसी बंदे के साथ पहली मर्तबा कारोबार की है, मैंने कहा भाई देखो पेमेंट मैं तुम्हें चेक के जरिए करूंगा। उसने कहा नहीं यार मेरा तो अकाउंट, मैं कहूँ नहीं भाई देखो मैं तुम्हें पेमेंट चेक के जरिए करूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है यार। उसने सोचा कि मैं अपना अकाउंट खुलवा लेता हूँ। अब वो उतने में काम हो गया, मैंने चेक दे दिया, उसका अकाउंट अभी तो खुला ही नहीं, खुल गया अभी। हो सकता है उसको 15 दिन और लग जाए अकाउंट खुलवाते खुलवाते। जब उसका अकाउंट खुलेगा फिर जाके वो चेक डालेगा उसमें। तो मेरी तरफ से उतने दिन क्या चलता रहेगा? अनप्रेजेंटेड, कि मैंने तो चेक दे दिया है लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। अब अगर आप गौर करें तो इस साइड पे भी सारी चीजें पूरी हो गई है ना। कैश बुक की क्रेडिट साइड भी सारी हमने देख ली है, क्या मसले हैं। डेबिट भी देख लिए हमने, क्या मसले हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट भी हमने देख लिए सारे, क्या मसले हैं। अब सिर्फ डेबिट रह गया। आओ डेबिट पे देखते हैं। बैंक चार्जेस 4500 के, बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए हैं, मुझे नहीं पता था, अब मैं लिख लूंगा। ओके, ये 71 भी टैली है, 2 लाख। अच्छा ये 2 लाख रुपए क्या है? कोई चेक वापस हो गया, यहाँ डेबिट पे आ रहा है। इसका मतलब है पहले कोई चेक क्रेडिट हुआ था, आज वो रिटर्न हुआ है तो बैंक ने, मसलन आपने मुझे चेक दिया, मैंने जाके बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बाद में पता लगा कि चेक तो जाली है, बैंक ने वापस डेबिट कर दिया, रिटर्न कैंसिल। ठीक है, मसलन मैंने आपका चेक बैंक में जमा कराया, बैंक ने उसे क्लियरिंग में भेज दिया, बैंक ने अगले बैंक को भेजे, भाई बताओ इसके पैसे हैं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन
जब अगले बैंक को भेजा तो मुझे वेट करना चाहिए था, मुझे वेट करना चाहिए था तब तक जब तक कि उधर से कंफर्मेशन ना आए। यहाँ बैठे बंदे ने गलती से एंट्री डाल दी, क्रेडिट हो गया, उधर से रिजेक्ट आ गया, उन्होंने कहा कोई नहीं है भाई पैसे क्यों, बैंक फौरन क्या करेगा, उसे डेबिट कर देगा। आमतौर पे ऐसे होता है, अब ये प्रैक्टिकल बात है आपको समझा रहा हूँ, आमतौर पे ऐसे होता है कि जब भी आप बैंक में जाके पैसे जमा कराते हैं ना, चेक जमा कराते हैं, बैंक फौरन आपके अकाउंट में एंट्री डाल देता है। वो कभी भी वेट नहीं करता है कि आगे से चेक ओके होगा तो पैसे डालूंगा, वो फौरन आपके अकाउंट में एंट्री, लेकिन वो एंट्री नजर नहीं आ रही होती। आप अगर अपनी स्टेटमेंट खोलेंगे उसमें वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसने बैंक का एक सिस्टम है, उसमें वो एंट्री हिडन पड़ी रहेगी। एंट्री डाल देगा लेकिन वो शैडो में चली जाएगी, वो हिडन पड़ जाएगी। अब अगर ऐसे तो मसलन मैं 10 लाख का चेक जमा कराऊं, बैंक एंट्री डाले, मैं 5 मिनट में पैसे निकाल लूं, पीछे से चेक कैंसिल हो जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो एंट्री तो डल जाएगी लेकिन वो पैसे मेरे बैलेंस में काउंट नहीं होंगे। फर्ज करें मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ था, मैंने आपका 2 लाख रुपए का चेक जाके बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने वो 2 लाख मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, लेकिन अगर अभी भी मैं बैंक स्टेटमेंट निकालूंगा तो वो 5 ही लाख दिखा रहा होगा, 7 नहीं दिखाएगा। अच्छा, 2 दिन बाद बैंक को उधर से कंफर्मेशन आ गई कि पैसे आ गए हैं, वो क्या करेगा, जो हिडन एंट्री थी वो उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, और 5 का 7 हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि वो वहां से आया कि जनाब ये चेक पैसे कोई नहीं, फिर अब एंट्री तो डाल चुका है क्रेडिट पे, अब उसको क्या करेगा, डेबिट पे रिवर्स करके दोनों अनहाइड कर देगा, यानी नजर आएगा कि चेक डला और निकला, यानी चाहे पैसे डले और कैंसिल हुए। नजर आ रहा है, 2 लाख रुपए क्रेडिट हुआ, 2 लाख रुपए फिर रिटर्न हो गया। ये वही 2 लाख रुपए है जो ऊपर, ये 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, हमने कहा था यहां भी टिक हो गया, यहां भी टिक हो गया, लेकिन ये फिर वापस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड, ये चेक मुझे किसी ने दिया था, वो डिसऑनर हो गया। इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, वो जो मैंने बैंक में पैसे जमा कराए थे उसकी रिवर्सल डाल दूं, ठीक। ये भी एक आइटम आइडेंटिफाई हो गई। अच्छा ये भी हो गई, ये भी। अच्छा अब ये 15,000 है, 15,000 के आगे क्या आ रहा है, पेमेंट अगेंस्ट, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद ये 3,25,000, ये तो मैंने ऑलरेडी गलती आइडेंटिफाई कर ली है, इसमें ये ठीक है, गड़बड़ इधर है 27,000 रुपए से, है ना, 3,52,000 और 25,000 का फर्क 27,000 से, गड़बड़ इधर है, ओके। और क्या फर्क है, अच्छा अभी भी 2 चीजें रहती हैं, 63,000 और 48,000। 48,000 क्या है, रिवर्सल ऑफ अमाउंट क्रेडिट मिस्टेकनली, बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में कोई पैसे क्रेडिट कर दिए थे, अब उसने उसकी रिवर्सल डाल के डेबिट कर दिए। और क्या है, चेक विड्रॉल, पैसे को चेक से निकले हैं, चेक का नंबर क्या है 5, यहाँ तो चेक का नंबर 5 है ही नहीं, फ्रॉड हो गया नहीं। अगर आप गौर, हाँ अगर आप गौर करें तो चेक नंबर 9 से शुरू हो रहा है, तो चेक नंबर 8, 7, 6, 5 ये पिछले महीने में इशू हुए होंगे, तो ये दरअसल पिछले महीने का अनप्रेजेंटेड चेक है, कि पिछले महीने एक चेक था जो हमने पिछले महीने कैश बुक में लिख लिया था, उस वक्त ये प्रेजेंट नहीं हुआ था, ये अगले महीने में आके प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह अभी मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर करें, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस क्या है
1,33,000। और बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग में भी फर्क है। ये ओपनिंग में क्यों फर्क है? क्योंकि जिस तरह इस दफा फर्क है, इस तरह पिछली दफा भी फर्क होगा। पिछली दफा भी कोई चेक अनप्रेजेंटेड होगा, कोई चेक अनक्रेडिटेड होगा, कोई गलती होगी, कोई डायरेक्ट डेबिट होगा, पिछली दफा भी फर्क होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अब मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि पिछली दफा क्या क्या फर्क था। जब मुझे पता चलेगा कि पिछली दफा क्या क्या फर्क था, तो मैं देखूंगा कि क्या वो फर्क इस दफा खत्म हुआ है या नहीं हुआ। बहुत मुख्तसर सा है। जरा बताइए, 1,33,500 और 1,27,500 का फर्क कितना है? 6,000 का। 6,000 का फर्क है ना? 6,000 का ही फर्क है। छह हजार का फर्क है। इस फर्क की वजह क्या है? 1,33,500 पिछले महीने क्या हुआ होगा? पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। ओके, ये दो ही ऐसी एंट्रियां हैं जिनका ताल्लुक पिछले महीने से है। प्रायर मंथ एंट्रीज। रिवर्सल ऑफ अमाउंट क्रेडिट मिस्टेकनली। बैंक ने पिछले महीने गलती से कोई पैसे क्रेडिट किए और इस महीने उसने रिवर्स कर दिए। ये मुझे कैसे पता लगा कि उसने पिछले महीने क्रेडिट किए? क्योंकि इस महीने तो क्रेडिट होते नजर ही नहीं आ रहे। इस महीने सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल नजर आ रही है। अंदर आ जाओ। मैं कहा वहां से झांक रहे हैं, अंदर आके बैठ जाए। पिछले महीने गलती डली है तो इस महीने रिवर्सल हुई होगी ना, वगरना अगर इस महीने डली होती तो कहाँ डली है? नजर आ रही है? नजर तो आ नहीं रही। इसका मतलब पिछले महीने को गलती डली है, इस महीने रिवर्स हुई है। ऐसे ही ये चेक पिछले महीने का है जो इस दफा नजर आ रहा है। अब बड़ी हद तक हमें सारी गलतियां नजर आ गई हैं। कल हम इंशाल्लाह इसको पकड़ के रिकंसाइल करेंगे कि कैसे ये बैलेंस आपस में टैली कर रहा है। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी डिपिक्शन है इस चीज की कि एक कंपनी में प्रैक्टिकली जब बैठ के रिकंसिलेशन होती है तो किस तरह से इसको टैली किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे हम कल चलाएंगे बात को। थैंक यू वेरी मच।